कुछ दिन पहले इटावा के रिहायशी इलाके में दिन दहाड़े हुई हत्या से शहर में सनसनी फैल गई थी। उसके बाद जब पुलिस कप्तान ने इस हत्या का खुलासा किया तो हर कोई हैरानी में पड़ गया। अपने सुहाग के साथ शादी के साथ वचन और 7 फेरे लेने के वाली दिव्या मिश्रा भले ही आज इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा होकर चली गई, करवा चौथ के चांद का छन्नी से दीदार न कर पाई हो, लेकिन जिस चांद को वह वर्षों से पूजती आ रही थी, आज वही चांद उसका दागदार निकला। प्रेमिका के साथ जेल की सलाखों में जा पहुंचा। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन अक्टूबर 2019 की 14 तारीख थी। इटावा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल मणि त्रिपाठी अपने कार्यालय में बैठे थे। शाम करीब 4 बजे एक उम्र दराज व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर भय और दुख साफ झलक रहा था। त्रिपाठी ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर पूछा, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, बताइए क्या बात है। उसने बताया, सर मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है और मैं शहर के कटरा बल सिंह मोहल्ले में रहता हूँ। मेरी बहू दिव्या मिश्रा की किसी ने हत्या कर दी है। शहर के बीचों बीच स्थित मोहल्ले में दिन दहाड़े महिला की हत्या की बात सुनकर कोतवाल अनिल मणि त्रिपाठी चौंक पड़े। उन्होंने महिला की हत्या की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, फिर आवश्यक पुलिस के साथ कटरा बल सिंह मोहल्ला स्थित प्रमोद कुमार मिश्रा के मकान पर पहुंच गए। उस समय घर के बाहर भीड़ जुटी थी। प्रमोद कुमार मिश्रा कोतवाल को तीसरी मंजिल पर स्थित उस कमरे में ले गए जहां उनकी बहू दिव्या मिश्रा की लाश पड़ी थी। लाश खून से लथपथ थी। उसके सिर के पिछले भाग में चोट का गहरा निशान था। लाश के पास ही चीनी मिट्टी का बड़ा फूलदान टूटा था। शायद उसी गुलदस्ते के प्रहार कर उसकी हत्या की गई थी। कमरे का सामान अस्त व्यस्त था। देखने से प्रतीत होता था कि दिव्या ने हत्यारे से संघर्ष किया था। कोतवाल अनिल मणि त्रिपाठी अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी डॉक्टर रमेश सिंह, एसपी राम बदन सिंह तथा सीओ चंद्रपाल सिंह वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने फॉरेंसिक डॉग स्क्वायर टीम को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इसी दौरान अधिकारियों ने मृतका की देह में कुछ हरकत महसूस किया। जीवित होने की संभावना पर दिव्या को आनन फानन में जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। फॉरेंसिक टीम ने जहां घटनास्थल की गहन जांच कर फिंगरप्रिंट लिए, वहीं खोजी कुत्ता घटनास्थल पर पड़े खून को सूंघकर कमरे में चक्कर लगाता रहा। फिर मकान के नीचे उतरा और लड़ती भवन तक गया। उसके बाद वापस आ गया। खोजी कुत्ता मददगार साबित नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों को पूछताछ से पता चला कि दिव्या मिश्रा टीवी एंकर एस मिश्रा की पत्नी थी। घटना के समय अजितेश मिश्रा नोएडा में था। पति प्रमोद मिश्रा ने फोन करके उसे दिव्या की मौत की सूचना दे दी। प्रमोद ने दिव्या के मायके वालों को भी उसकी मौत की खबर दे दी। खबर पाकर दिव्या का भाई, पिता, नानी आदि जिला अस्पताल पहुंच गए। सब दिव्या की मौत पर आंसू बहा रहे थे। जिला अस्पताल में सिटी मजिस्ट्रेट सत्येंद्र नाथ पांडे की उपस्थिति में दिव्या के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रात 10 बजे शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर पल्लवी दीक्षित, डॉक्टर उदय प्रताप तथा डॉक्टर ऋषि यादव ने किया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को नहीं सौंपा गया क्योंकि पुलिस को अभी कुछ और जांच करनी थी। हालांकि शव लेने मृतका का पति अजितेश आ गया था। दरअसल उस दिन एसएसपी
संतोष कुमार मिश्रा विभाग की लखनऊ में आयोजित की गई क्राइम मीटिंग में गए थे। वापस आने पर उन्हें हत्याकांड की जानकारी हुई तो वह रात के 10 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने फिर से फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जांच कराई। मिश्रा रात 2 बजे तक घटनास्थल पर रहे और एक एक बिंदु की बारीकी से जांच की। जांच प्रभावित न हो इसीलिए दिव्या का शव परिजनों को नहीं सौंपा गया। इसके द्वारा जांच कराए जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव का दाह संस्कार करने के बाद प्रमोद कुमार मिश्रा सिविल लाइंस कोतवाली पहुंचे और अज्ञात के खिलाफ बहू की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। एसएसपी ने इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए सीओ चंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई। विशेष टीम में कोतवाल अनिल मणि त्रिपाठी, स्वाट टीम प्रभारी सत्येंद्र सिंह यादव के अलावा तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का एक बार फिर से निरीक्षण किया। फिर घर के मुखिया प्रमोद कुमार मिश्रा से पूछताछ किया। उन्होंने बताया कि वह करवा खेड़ा जनता माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे, जहां से 1 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। घर में पत्नी के अलावा बहू दिव्या मिश्रा तथा बूढ़ी मां रहती थी। पत्नी कुछ दिन पहले बड़े बेटे के पास चली गई थी। स्कूल में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रमोद कुमार सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगे थे। वह सुबह 11 बजे नाश्ता करके घर से निकलते, फिर 2 बजे तक घर वापस आते थे। शाम को फिर 5 बजे घर से निकलते तो रात 8 बजे घर वापस आ जाते थे। उनके कमरे का दरवाजा बाहर की ओर से खुलता था, उसी से वह आते जाते थे। मकान के मुख्य दरवाजे से उनका ज़्यादा वास्ता नहीं रहता था। 14 अक्टूबर 2019 को वह 11 बजे नाश्ता करके घर से करवा खेड़ा स्कूल जाने को निकले। स्कूल स्टाफ ने उन्हें किसी जरूरी काम के लिए बुलाया था। स्कूल का काम निपटाकर वह अपराह्न लगभग 2 बजे घर आए। उन्होंने खाना देने हेतु बहू दिव्या को आवाज़ लगाई, लेकिन बहू ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने उससे मोबाइल पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके मोबाइल रिसीव नहीं किया। इससे उन्हें लगा कि शायद बहू सो गई है। वह भी आराम करने लगे। लगभग 3 बजे उनकी आंखें खुली तो निगाह मेन गेट पर चली गई, जो खुला हुआ था। वह समझ गए कि घर में किसी का आना जाना हुआ है। घर में कौन आया गया यह पता लगाने के लिए वह तीसरी मंजिल पर पहुंचे। बहू दिव्या का कमरा खुला था। उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर भी बहू दिव्या फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। फूलदान टूटा हुआ था। चिल्लाते हुए वे बाहर आए और पड़ोसियों को जानकारी दी। उसके बाद वह थाने पहुंचे। प्रमोद मिश्रा की बात सुनने के बाद सीओ चंद्रपाल सिंह ने पूछा, आपको किसी पर शक है या फिर आपके घर किसी विशेष व्यक्ति का आना जाना था? प्रमोद मिश्रा ने जवाब दिया, सर, दिव्या किसी अनजान व्यक्ति के लिए गेट नहीं खोलती थी। मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई आता भी था तो वह यह कहकर वापस कर देती थी कि पापा घर पर नहीं है। सीओ चंद्रपाल सिंह ने उससे पूछा, हत्या कहीं लूट के इरादे से तो नहीं की गई? प्रमोद मिश्रा ने बताया, नहीं सर, घर में लूट नहीं हुई। घर का कीमती सामान, आभूषण तथा नकदी सब सुरक्षित हैं। मैंने सब चेक कर लिया है। घर में घटना के समय प्रमोद मिश्रा की वृद्ध मां मौजूद थी। वह चलने फिरने और बोलने चालने में भी चाचर थी। उन्हें दिखाई भी कम देता था। ऐसी स्थिति में पुलिस ने उनसे पूछताछ करना उचित नहीं समझा। पुलिस टीम ने प्रमोद मिश्रा के पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन हत्या के संबंध में वह कोई जानकारी नहीं दे सके। टीम ने मृतका दिव्या के भाई सचिन कुमार तथा अन्य परिजनों से पूछताछ की, लेकिन वह भी कोई खास जानकारी नहीं दे पाए। दिव्या का पति अजितेश मिश्रा पुलिस टीम को जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। टीम के सदस्य जब भी उससे पूछताछ करने की कोशिश करते, वह बेहोश हो जाने का नाटक करता। उसके इस नाटक से पुलिस टीम को शक हुआ। वैसे भी पुलिस टीम को किसी करीबी पर ही शक था, इसीलिए पुलिस टीम ने कुछ सख्त रुख अपनाया।
तब वह बोला, सर, दिव्या को मैं बेहद प्यार करता था। वह भी मुझे बहुत चाहती थी। वह मेरे साथ नोएडा में ही रहती थी। कुछ दिनों पहले मेरी माँ जब बड़े भाई के साथ नासिक चली गई, तब मैंने भी दिव्या को अपनी दादी और पापा की देखभाल के लिए नोएडा से घर भेज दिया। पता नहीं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। पत्नी के जाने के बाद मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। अब तक पुलिस टीम को दिव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। उसका गला भी कसा गया था। बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई थी, फिर भी स्लाइड बना ली गई थी। पुलिस टीम को मृतका के पति पर शक था, इसीलिए पुलिस टीम ने अजितेश और दिव्या के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवा कर गहनता से छानबीन की तो पता चला अजितेश 4 मोबाइल नंबरों पर ज़्यादा बातें करता था, जिनमें एक नंबर उसकी पत्नी दिव्या का था, दूसरा उसके पिता प्रमोद मिश्रा का था, तीसरा और चौथे नंबर संदिग्ध थे। इन संदिग्ध नंबरों के विषय में पूछने पर अजितेश ने बताया कि यह नंबर FM टीवी न्यूज चैनल में उसके साथ काम करने वाली भावना आर्या तथा दोस्त अखिल कुमार के हैं। इसमें भावना आर्या के फोन पर अजितेश की लगभग हर रोज बातें होती थी। इसी वजह से पुलिस का दिमाग घूमा कि कहीं भावना और अजितेश के बीच नाजायज संबंधों का मकड़जाल तो नहीं। इसकी जानकारी करने पुलिस टीम 16 अक्टूबर 2019 को FM टीवी न्यूज चैनल के सेक्टर 63 नोएडा स्थित ऑफिस पहुंची और कई लोगों से पूछताछ की। पता चला कि भावना आर्या और अजितेश के बीच कुछ ज़्यादा ही गहरे प्रेम संबंध हैं। इन संबंधों के कारण पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ गया था। अखिल दोनों के प्यार की धुरी बना हुआ था। यह जानकारी भी मिली कि अजितेश की पत्नी दिव्या अखिल को अपना मुंह बोला भाई मानती थी और उसे राखी बांधती थी। यह पता चलते ही पुलिस टीम ने भावना आर्या और अखिल कुमार को उसके कार्यालय से हिरासत में ले लिया और उन्हें लेकर इटावा आ गई। पुलिस ने सिविल लाइंस कोतवाली में अजितेश को भी बुलवाया। अजितेश का सामना भावना आर्या और अखिल से हुआ तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। पुलिस टीम ने सबसे पहले अखिल से पूछताछ की। अखिल पहले तो पुलिस टीम को बरगला रहा और कहता रहा कि दिव्या उसकी मुंहबोली बहन थी, भला एक भाई अपनी बहन की हत्या कैसे कर सकता है। लेकिन जब पुलिस टीम ने उस पर सख्ती की तो वह टूट गया। उसने दिव्या की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि हत्या का षड्यंत्र अजितेश और उसकी प्रेमिका भावना आर्या ने रचा था। पैसों का लालच देकर उसे दिव्या की हत्या के लिए इटावा भेजा गया था। अखिल ने स्वीकार कर लिया कि दिव्या की हत्या उसने ही की थी। अखिल के बाद अजितेश और भावना ने भी जुर्म कबूल कर लिया। भावना ने बताया कि वह अजितेश से प्यार करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन अजितेश की पत्नी दिव्या उनके प्यार में बाधक थी, इसीलिए षड्यंत्र रचकर उसको मरवा दिया। अजितेश ने बताया कि उसकी शादी को 3 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन दिव्या संतान से नहीं दे सकी थी, जिससे वह उससे दूर भागने लगा। इसी बीच साथ काम करने वाली भावना ने उसकी दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों शादी करने को राजी हो गए, लेकिन इसमें पत्नी दिव्या दीवार बन गई थी, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। पुलिस टीम ने दिव्या हत्याकांड का पर्दाफाश करने तथा कातिलों को पकड़ने की जानकारी SSP संतोष कुमार मिश्रा को दे दी। मिश्रा जी ने आनंद फानन में प्रेस वार्ता आयोजित कर अभियुक्तों को मीडिया के पक्ष पेश कर घटना का खुलासा कर दिया। चूंकि कातिलों ने हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था, इसीलिए पुलिस ने धारा 302B के तहत अजितेश मिश्रा, भावना आर्या तथा अखिल कुमार सिंह को नामजद करके उन्हें विधि सम्मत बंदी बना लिया। पुलिस जांच में पति द्वारा पत्नी की हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई, जो इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के सिविल लाइंस थाना अंतर्गत एक मोहल्ला कटरा बल सिंह पड़ता है। शहर के बीचों बीच स्थित इस मोहल्ले में प्रमोद कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ रहते थे।
उनके परिवार में पत्नी सुधा के अलावा 3 बेटे थे, जिनमें अजितेश सबसे छोटा था। प्रमोद कुमार मिश्रा करवा खेड़ा जनता माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे, किंतु अब रिटायर हो चुके थे। मोहल्ले में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उनका अपना 3 मंजिला मकान था। उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। प्रमोद कुमार मिश्रा खुद उच्च शिक्षा प्राप्त थे, इसीलिए उन्होंने तीनों बेटों को उच्च शिक्षा दिलाई थी। उनके 2 बेटे पढ़ लिख कर नासिक में नौकरी करने लगे थे। उन्होंने दोनों बेटी की शादी भी अच्छे घरानों में की थी। दिवाली में जैसे ही बड़े त्योहारों पर बेटे बहू इटावा आते थे और घर में खुशियां मनाते थे। अजितेश अपने अन्य भाइयों की अपेक्षा ज्यादा स्मार्ट तथा तेज तर्रार था। अजितेश पढ़ लिख कर एफएम टीवी न्यूज चैनल नोएडा में काम करने लगा था। वह वहां न्यूज एंकर था, जिसे कमाने लगा तो प्रमोद मिश्रा ने उसकी शादी इटावा के ही प्रेस कॉलोनी निवासी राजीव तिवारी की बेटी दिव्या से सन 2015 में कर दी। दिव्या एमआई की पढ़ाई कर रही थी। दिव्या बेहद खूबसूरत थी। खूबसूरत पत्नी पाकर जहां अजितेश खुश था, वहीं उसके माता पिता भी फूले नहीं समा रहे थे। दिव्या ने ससुराल आते ही घर संभाल लिया था। वह पति का ख्याल रखती थी और साथ ही ससुर की भी सेवा में भी कोई फर्क नहीं था। वह अपनी सास का भी पूरा ख्याल रखती थी। दिव्या कुछ महीने ससुराल में रही, उसके बाद नोएडा चली गई और पति अजितेश के साथ रहने लगी। दिव्या और अजितेश का वैवाहिक जीवन सुखमय बीतने लगा। अजितेश को जब समय मिलता वह दिव्या को सैर सपाटे के लिए भी ले जाता था। नोएडा स्थित घर पर अखिल कुमार सिंह का आना जाना लगा रहता था। अखिल कुमार दिव्या के पति अजितेश के साथ न्यूज चैनल में काम करता था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। अखिल दिव्या को बहन मानता था। दिव्या ने भी उसे मुंह बोला भाई बना लिया था। अखिल मूल रूप से अमरनगर फरीदाबाद का रहने वाला था और आज नारा हाउस ग्रेटर नोएडा में रहता था। दिव्या अखिल को अपना विश्वास पात्र मानती थी। सुखमय जीवन व्यतीत करने 3 साल कब बीत गए इसका अजितेश को दिव्या को पता ही नहीं चला। लेकिन इन 3 सालों में दिव्या मां नहीं बन सकी थी। जहां दिव्या के मन में गोद सूनी होने का दर्द था, तो वहीं अजितेश के मन में भी मलाल था कि वह अभी तक बाप नहीं बन सका। ऐसा नहीं था कि दिव्या ने अपना इलाज न कराया हो, पर वह संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकी थी। दिव्या जब भी ससुराल जाती तो सास उसे टोकती, बहू तू खुशखबरी कब देगी? खुशखबरी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। दिव्या लजाते सकुचाते हुए सास को जवाब दे देती। धीरे धीरे अजितेश के मन में यह बात घर कर गई कि शायद दिव्या अब कभी मां नहीं बन पाएगी। इस तीस से दोनों प्यार में दरार पैदा हो गई। अब अजितेश दिव्या से दूर भागने लगा। मन ही मन वह उससे नफरत करने लगा। उन्हीं दिनों अजितेश की नजर खूबसूरत भावना आर्या पर पड़ी। भावना आर्या के पिता ललित नारायण आर्या नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम में नौकरी करते थे। भावना आर्या उसकी लाडली बेटी थी। वह पढ़ी लिखी और तेज तर्रार थी। भावना भी एफएम टीवी न्यूज चैनल में मेकअप आर्टिस्ट थी। अजितेश और भावना एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। अक्सर दोनों के बीच बात होती रहती थी। इन्हीं बातों के चलते अजितेश भावना को चाहने लगा। वैसे ही वह कई सालों से उसे देखता आ रहा था, लेकिन उसके मन में भावना के प्रति प्यार तब जागा जब संतान न होने पर पत्नी से उसकी दूरियां बढ़ी। टीवी चैनल में मेकअप आर्टिस्ट होने की वजह से भावना का रहन सहन और व्यवहार उसी तरह का हो गया था। वह बन सवर कर घर से आती थी तो देर रात को ही घर लौटती थी। भावना की खूबसूरती अजितेश को अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। दिल के हाथों मजबूर अजितेश भावना का साम्य प्यार पाने को बेचैन हो रहने लगा। इसके लिए वह भावना से नजदीकियां बढ़ाने लगा था, लेकिन वह उससे दिल की बात कह नहीं पा रहा था। लेकिन दिल तो दिल है, वह कब किस पर आ जाए कोई नहीं जानता। जब अजितेश से रहा नहीं गया तो एक दिन उसने भावना से दिल की बात कह दी। भावना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार पाने को मैं बेचैन हूँ। तुम मेरे दिल में
बस गई हो। अजितेश की बात सुन भावना बोली, अजितेश तुम शादीशुदा हो, फिर मेरा प्यार क्यों पाना चाहते हो? रही बात प्यार की, वह मैं तुम्हें पहले से ही करती हूँ। वह बोला, दिव्या और मेरे प्यार के बीच दरार पड़ गई है। मैं उससे नफरत करने लगा हूँ। दिव्या खूबसूरत जरूर है, पर 3 साल बाद भी वह माँ नहीं बन सकी। भावना आर्या अजितेश को पहले से ही प्यार करती थी, इसीलिए जब उसे वजह पता चली तो उसने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों साथ साथ घूमने जाने लगे और लंच व डिनर साथ लेने लगे। जवानी के जोश में दोनों ने मर्यादा की दीवार भी गिरा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक साथ रहने का फैसला भी कर लिया। अजितेश और भावना के बीच नाजायज रिश्ता बना तो अजितेश घर में देर सवेर आने लगा। कभी वह पत्नी का बनाया हुआ खाना खाता तो कभी बिना खाए ही सो जाता। दिव्या कुछ कहती तो वह बस बरस पड़ता। दिव्या कहीं बाहर चलकर मूड फ्रेश करने को कहती तो मना कर देता। अब उसने दिव्या की फरमाइश पूरी करनी बंद कर दी थी। दिव्या की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अजितेश को क्या हो गया है। एक दिन अखिल घर आया तो दिव्या ने उससे अजितेश के दुर्व्यवहार के संबंध में बताया और लेट घर आने के बारे में पूछा। अखिल ने पहले तो बात टालने का प्रयास किया, लेकिन जब दिव्या ने कसम दिलाई तो अखिल ने सच्चाई बता दी। दीदी, भैया आजकल न्यूज चैनल में मेकअप आर्टिस्ट भावना आर्या के प्यार में उलझे हैं। वह उसी के साथ आजकल मौज मस्ती करते हैं। अखिल की बात सुनकर दिव्या अवाक रह गई। उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा, क्योंकि कोई भी औरत भूख गरीबी तो सह सकती है, लेकिन पति का बंटवारा सहन नहीं कर सकती। तो भला दिव्या यह सब कैसे सहन कर लेती? इसीलिए उसने अजितेश और भावना के अवैध संबंधों का विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध के कारण घर में कलह होने लगी, लेकिन दिव्या के विरोध के बावजूद अजितेश ने भावना का साथ नहीं छोड़ा। दिव्या पढ़ी लिखी और संस्कारवान थी, इसलिए उसने अजितेश को प्यार से समझाया और पिता की इज्जत का वास्ता दिया। साथ ही भावना को भी उसने आड़े हाथों लिया। उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। दिव्या की खरी खोटी से भावना तिलमिला उठी। उसने अजितेश से दिव्या की शिकायत की। अक्टूबर से पहले सप्ताह में दिव्या नोएडा से अपनी ससुराल इटावा आ गई। दरअसल दिव्या की सास अपने बड़े बेटे के साथ नासिक चली गई थी, इसीलिए ससुर प्रमोद कुमार मिश्रा ने उसे घर की देखभाल के लिए बुलवा लिया। घर में प्रमोद मिश्रा की बूढ़ी माँ थी, जिसकी देखभाल के लिए दिव्या का वहां रहना जरूरी था। दिव्या ससुराल जरूर आ गई थी, लेकिन वह अजितेश से मोबाइल पर संपर्क बनाए रखती थी। बातचीत के दौरान वह पति को भावना से दूर रखने की नसीहत देती रहती थी। अजितेश दिव्या को आश्वासन देता कि उसने भावना से दूरी बना ली है, जबकि हल्की उसने उलट थी। दोनों मस्ती में चूर थे। 7 अक्टूबर 2019 की दोपहर दिव्या के पति को फोन किया तो फोन भावना ने रिसीव किया। दिव्या समझ गई कि भावना और अजितेश एक साथ रूम में हैं, इसीलिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिव्या ने फोन पर ही भावना को खूब फटकारा और यहाँ तक कह दिया कि उससे शरीर में ज़्यादा गर्मी है तो कोठे पर क्यों नहीं बैठ जाती। तीखी नोकझोंक के बाद दिव्या ने फोन बंद कर दिया। चंद मिनट बाद ही दिव्या के पास अजितेश का फोन आ गया। उसने दिव्या को फटकार लगाते हुए कहा कि उसे भावना से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। दिव्या के व्यंग बाणों से भावना का दिल छलनी हो गया था। उसने उसी दिन निश्चय कर लिया कि अब या तो दिव्या अजितेश के साथ रहेगी या फिर वह रहेगी। उसने इस बारे में अजितेश से बात की। देखो अजितेश, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। दिव्या और मैं भी एक साथ नहीं रह सकते, इसीलिए अब तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। 2 दिन बाद तुम मुझे अपने निर्णय से अवगत करा देना। अजितेश भावना के प्यार में आकंठ डूबा था। उसने पत्नी के बजाय प्रेमिका को चुना। 2 दिन बाद भावना मिली तो उसने उसे अपने निर्णय से अवगत करा दिया। इसके बाद अजितेश और भावना ने सिर जोड़कर
दिव्या की हत्या का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में अजितेश ने रुपयों का लालच देकर दोस्त अखिल कुमार को भी शामिल कर लिया। दरअसल दिव्या अखिल को अपना मुंह बोला भाई मानती थी और उस पर विश्वास करती थी। इस नाते अखिल दिव्या तक आसानी से पहुंच सकता था। योजना के तहत अजितेश ने एक नया सिम और मोबाइल खरीदकर अखिल कुमार को दे दिया। साथ ही इस नए मोबाइल पर भी बात करने को कहा। हत्या की पूरी योजना समझाने के बाद 14 अक्टूबर 2019 की सुबह अजितेश ने अखिल को दिव्या की हत्या करने के लिए बस द्वारा इटावा भेज दिया। लगभग 7 घंटे का सफर तय करने के बाद दोपहर 12 बजे अखिल कुमार इटावा पहुंच गया। इस बीच अजितेश अपनी पत्नी दिव्या और पिता प्रमोद के मोबाइल पर बात करता रहा ताकि दोनों की लोकेशन मिलती रहे। इस लोकेशन से अजितेश अखिल को भी अवगत कराता रहा। लगभग 1 बजे अखिल कुमार कटरा बलसिंह स्थित दिव्या के मकान पर पहुंचा और डोरबेल बजा दिया। दिव्या ने तीसरी मंजिल से नीचे झांक कर देखा तो गेट पर उसका मुंह बोला भाई अखिल खड़ा था। वह उसे देखते ही खुश हो गई और नीचे उतर आई। गेट खोलकर वह अखिल को अपने कमरे में ले आई। उस समय दिव्या के ससुर प्रमोद कुमार घर पर नहीं थे, वह स्कूल के कार्यक्रम में गए थे और बूढ़ी सास सो रही थी। दिव्या ने 2 कप चाय बनाई और अखिल के साथ चाय पीने लगी। इस बीच उसने अपनी शादी का एल्बम अखिल को दिखाया। तब अखिल ने कहा कि वह अपने भाई को समझाए कि वह भावना के प्यार के जाल में न फंसे, लेकिन अखिल तो कुछ और ही सोच रहा था। उसकी निगाह कमरे में रखे चीनी मिट्टी के फूलदान पर पड़ी। मौका पाते ही उसने फूलदान उठाया और दिव्या के सिर पर दे मारा। फूलदान के प्रहार से दिव्या का सिर फट गया। दिव्या को समझते देर नहीं लगी कि अखिल को उसकी हत्या के लिए भेजा गया है, इसीलिए बचाव के लिए वह अखिल से भिड़ गई, लेकिन अधिक खून बहने से वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इस बीच अखिल ने अजितेश को मैसेज भेजा कि दिव्या की सांसें चल रही हैं। इस पर अजितेश ने मैसेज का जवाब दिया कि सांसें थाम दो। तब अखिल ने दिव्या का सिर जमीन पर पटक कर सांसें थाम दी। दिव्या की हत्या करने के बाद वह आराम से गेट खोलकर घर से निकल गया। बस स्टॉप पहुंचकर वह नोएडा के लिए रवाना हो गया। इधर 2 बजे प्रमोद कुमार मिश्रा घर आए। उन्होंने खाना देने के लिए दिव्या को आवाज दी तथा फोन भी लगाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब उन्हें लगा कि शायद बहू सो गई है। तब वह भी आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। 1 घंटे बाद वह जागे तो मेन गेट खुला था। वह समझ गए कि घर के अंदर कोई आया गया है। पता करने के लिए वह कमरे में पहुंचे तो बहू दिव्या खून से लथपथ पड़ी थी। हत्यारोपी अजितेश मिश्रा, अखिल कुमार तथा भावना आर्या से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें 18 अक्टूबर 2019 को इटावा कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट श्री जेपी शर्मा की अदालत में पेश किया, जहां से तीनों को जिला कारागार भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अपराध की सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपकी एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखो। मिलते हैं इसी तरह की क्राइम कहानियों में।